Hi guys, I am Shubham. So today in this mechanics series, I have come up with another problem on kinematics. बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ और इसके जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ. A man is standing on top of a building 100 meter high. ठीक है? He throws two balls vertically, one at t equal to 0, other after a time interval less than 2 seconds. The later ball is thrown at a velocity of half the first. The vertical gap between the first and second ball is 15 meters at t equal to 2 seconds. The gap is found to remain constant. Calculate the velocity with which balls were thrown and the exact time interval between their throw. तो बच्चों आप लोग इस प्रॉब्लम को पॉज लेकर के एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एंड स्ट्रेट अवे कम टू द सॉल्यूशन. वो आप बाद में देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. बेसिकली एक आदमी है जो कि 100 मीटर बिल्डिंग पे खड़ा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपकी बिल्डिंग है. ठीक है, दिस इज योर बिल्डिंग 100 मीटर हाइट की. ठीक है, और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है. ठीक है, तो सबसे पहला एक अजम्पशन में ले रहा हूँ यहाँ पे बच्चों कि जो ये आदमी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना इस बिल्डिंग के सामने, ये बहुत ही छोटा है. इसीलिए जो आदमी की हाइट होगी उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा मैकेनिक्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो इस प्रॉब्लम में जैसे कि मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्डिंग के टॉप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना हुआ है. वहां पे मैंने अपना ओरिजिन डिसाइड ओरिजिन ले रखा है. ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव. तो उस हिसाब से अगर मैं पोजीशन देखूं, मेरे ग्राउंड की पोजीशन जो हो जाएगी -100 मीटर हो जाएगी विच आई हैव ऑलरेडी गिवन. ठीक है, ठीक है. तो इसके अंदर बेसिकली मैं ये दो इक्वेशन यूज करूंगा. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ठीक है, ये दो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और इससे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अच्छा. तो हो क्या रहा है बच्चों की ये दो बॉल फेंक रहा है. एक t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे जो फेंक रहा है, ठीक है, u1 वेलोसिटी से. ठीक है, और दूसरी एक और बॉल फेंक रहा है वो कुछ t इक्वल टू टी नॉट बोल देते हैं. ठीक है, t इक्वल टू टी नॉट बोल देते हैं. ठीक है, और टी नॉट के बारे में कंडीशन दिया हुआ है कि भी ये 2 सेकंड से कम है. ठीक है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फर्दर और भी समझा रहा हूँ. जस्ट अ सेकंड. प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की है कि ये बंदा बिल्डिंग पे बैठा हुआ था और ये डिस्टेंस 100 मीटर थी और यहाँ से उसने कुछ t इक्वल टू 0 पे पहली बॉल फेंकी है. ठीक है, और लेट्स सपोज कि वो सेकंड टाइम टी नॉट है जिसके ऊपर उसने सेकंड बॉल को थ्रो किया हुआ है. ठीक है, और वो कुछ जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड बॉल की वो फर्स्ट वाले की इनिशियल वेलोसिटी के हाफ है. ठीक है, अच्छा, फिर उसमें एक चीज और दे दी है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो पहले बॉल की पोजीशन है और जो दूसरे बॉल की पोजीशन है उसका जो गैप है वो 15 मीटर दिया हुआ है. तो बच्चों आप समझ ही पा रहे होंगे कि जैसे t इक्वल टू 0 पे जो पहली बॉल छूटी है यहाँ से उसने जो फेंका होगा ठीक वर्टिकली ऊपर फेंक दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर आप समझ सकते हैं कि जब t इक्वल टू टी नॉट पे वो सेकेंड बॉल फेंकेगा तो उस टाइम पर जो पहली बॉल होगी वो किसी हाइट पे ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. तो इससे हमने प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझ लिया गया है. अब हम लोग इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहला बच्चों ये क्वेश्चन ये आता है कि बॉल जो है, क्योंकि प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि वर्टिकली फेंक दिया गया है. अब आपको पता नहीं कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है कि वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने उसकी कुछ वेलोसिटी u1 मान ली है. ठीक है, और अभी इस प्रॉब्लम में मैं u1 को मतलब अपर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जा रही है उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ. ठीक है, अगर u1 की वेलोसिटी फाइनली निकालने के बाद नेगेटिव आ जाती है तो मैं समझ जाऊंगा क्या कि बॉल नीचे फेंकी गई थी. ठीक है, तो मैंने वही लिखा हुआ है कि बॉल 1 को मैंने सब्सक्रिप्ट 1 से डिनोट किया गया है और बॉल 2 को मैंने सब्सक्रिप्ट
2 से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन मैंने अप्लाई कर दिया है एट फॉर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है। पहली बॉल की जो पोजीशन है उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है ये फर्स्ट वाला इक्वेशन। उसके अंदर आप ध्यान से देखें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने पहले ही बताया है कि u1 से उसको थ्रो किया गया है, ठीक है, बॉल को, और हाफ। और इस केस में एक्सेलरेशन अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, क्योंकि जी तो ऐसे लग रहा है ना, और हमने इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, तो इसलिए मैंने माइनस जी लिखा हुआ है। तो ये मेरी इससे फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। नाउ उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो सेकेंड बॉल फेंकी गई है उसकी जब आप पोजीशन देखेंगे तो उसके लिए जो इनिशियल टाइम है वो टी नॉट है, ठीक है, टी नहीं है, ठीक है ना, टी नॉट है। टी नॉट टाइम के बाद फेंका गया है, तो इसीलिए मैं इसको लिखा है कि जो उसकी पोजीशन होगी वो टी माइनस टी नॉट, एक्चुअली में इतना डिस्टेंस हो और इतना टाइम एक्चुअली में इलैप्स हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ वही सेम कंडीशन लगा करके मैंने जी की वैल्यू यहाँ पे भी नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस हाफ जी थी, टी माइनस टी नॉट स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन दे रखा है आपको कि जो u1 होगा वो क्या होगा बच्चों, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 है वो बेसिकली यहाँ पे दिया भी हुआ है कि पहली वाली लेटर बॉल जो है, जो दूसरी वाली बॉल फेंकी गई है उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले का हाफ होगा, ठीक है, पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी के हाफ होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे u1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है u2 की जगह पे, ठीक है। अब कंडीशन दी हुई है कि पहले और दूसरे के जो पोजीशन का डिफरेंस है, दैट इज द गैप, वो हम 15 मीटर रहेगा। तो मैंने वो u1 माइनस u2 को पहले इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया और उससे इक्वेशन 3 आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और दे रखी है बच्चों कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी 15 मीटर ही डिस्टेंस है और t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद 15 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन में t की वैल्यू 2 रख दी है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर अननोन्स क्या है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 के अंदर आप अननोन्स देखें तो अननोन है आपका u1, ठीक है, और दूसरा अननोन क्या है t, और तीसरा टी नॉट, ठीक है। तो अब आपके पास दो ही इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटा दिया, उससे मेरा ये इक्वेशन बन गया। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ से टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमने क्या कर दिया है, हमने टी को एलिमिनेट कर दिया है और टी नॉट की वैल्यू निकाल दी है। जैसे ही टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, मैं उस टी नॉट को, ये जो टी नॉट की वैल्यू आई है, आई विल पुट दैट इन इक्वेशन 4, इसके अंदर पुट करके u1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और u2 हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकेंड है और u2 क्या हो जाएगा, पहले 20 का आधा था, यही तो कंडीशन दिया रखा था ना, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और उसी तरह से फिर वापस जब आपको u1 की वैल्यू पता चल गई तो इसके अंदर वापस आप रख देंगे जब इस वैल्यू को, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, टी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बेसिकली जो भी हमने किया है ये सब क्या किया है, मैथमेटिकली सॉल्व किया बच्चों इस प्रॉब्लम को, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद हम लोग कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, ठीक है। वापस हम उसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि जैसे t इक्वल टू 0 पे पहली बॉल थ्रो करी गई, ये बॉल 1 है और ये बॉल 2 है, उसको मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है बॉल 2 को, ठीक है, और ब्लैक कलर से फर्स्ट बॉल दिख रही है। तो जैसे मैंने पहली बॉल जब थ्रो करी तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे फर्स्ट बॉल थी और सेकेंड बॉल का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। फिर t इक्वल टू टी नॉट पे जब हमने दूसरी बॉल छोड़ी तो उस इंस्टेंट पे जो पहली वाली बॉल है उसका देखो वेलोसिटी यहाँ पे कुछ u1 डैश हो जाएगा, ठीक है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u1 डैश हो जाएगी, ठीक है। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो सेकेंड वाली बॉल की वेलोसिटी है वो कुछ u2 डैश हो जा रही है, ठीक है, और
जो फर्स्ट वाले बॉल की वेलोसिटी है वो कुछ u1 डबल डैश हो जा रही है। अब ये दिया हुआ है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो इनके बीच का गैप है वो 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। और इसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद जब जहां पे भी बॉल रह रही है उनके बीच का गैप जो है वो 2 सेकेंड ही है। ठीक है, तो अब इसी प्रॉब्लम को हम एक एनालॉजी से सॉल्व करेंगे। नाउ टेक अ लुक एट दीज टू कार्स, कार नंबर 1 एंड कार नंबर 2, और मैंने देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फ्रेम बना रखा है। ठीक है, मेरा रेफरेंस जो है वो यहाँ पर है। तो आप अगर मैं अब देखूं इस प्रॉब्लम को, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि दो कार है और दोनों सेम एक्सेलरेशन ए के साथ चल रही हैं, और उन दोनों के बीच में t इक्वल टू 0 पर दोनों के बीच का जो गैप है वो d मीटर है। ठीक है, d मीटर है। फिर हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद किसी दूसरे टाइम इंटरवल, कुछ किसी दूसरे टाइम इंस्टेंट पे हमने देखा कि इन दोनों कार के बीच में जो डिफरेंस अभी भी है वो d ही है। ठीक है, तो अगर इस कार के लिए मैं वापस वही पोजीशन वाली इक्वेशन लिखूं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके लिए भी, तो इसमें देखिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियली कार की पोजीशन d0 थी। ठीक है ना, कार 1 की, और कार 2 की इनिशियली जो पोजीशन थी वो 0 0 थी। तो वही यहाँ पे मैंने इनिशियल पोजीशन रख दी है। ठीक है, और इस इक्वेशन को बना लिया। ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कार 1 की और कार 2 की। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें कहा जा रहा है, मैंने जो कंडीशन दे दी, क्या दे दिया है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो d रह रहा है। इसका मतलब अगर ये गैप d इनिशियली d था और कॉन्टिन्यूसली d ही रह रहा है, इसका मतलब ये जो कार है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, अगर ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, दैट इज दिस s1 एंड s2 हैज टू बी इक्वल। तो उसके लिए देखो, अब ये वाला टर्म तो दोनों में आप देखें, जो ये टर्म है ये तो इक्वल है। आप चाहते हैं कि S1 और S2 दोनों इक्वल है, तो उसके लिए आपको U1 इक्वल टू U2 एट द इनिशियल इंस्टेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम मैंने क्यों बताया बच्चों, ये प्रॉब्लम को मैं अपने गिवन प्रॉब्लम में अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम से हमें क्या समझ में आया बच्चों, कि अगर दोनों, इस प्रॉब्लम में भी वही हो रहा है बच्चों। ठीक है, अगर मैं इस इंस्टेंट को मान लूं, ये मेरा इनिशियल इंस्टेंट था, इस इनिशियल इंस्टेंट पे अगर आप ध्यान से समझे बच्चों, तो दोनों पत्थर के ऊपर, दोनों जो बॉल्स हैं उनके ऊपर सेम ही एक्सेलरेशन लग रहा है, जी डाउनवर्ड। ठीक है, और इस इनिशियल इंस्टेंट पे अगर आप देखें, तो भाई हम कह रहे हैं कि भाई कॉन्टिन्यूसली जो गैप है वो 15 मीटर ही रह रहा है, मतलब गैप भी कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर ये गैप कांस्टेंट रह रहा है, दैट मीन जो इनिशियल इंस्टेंट होगा, इनिशियल इंस्टेंट कौन सा होगा, जहां पर ये दोनों बॉल चलनी स्टार्ट हुई होगी। अब देखो t इक्वल टू 0 कांट बी द इनिशियल इंस्टेंट, क्योंकि उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा था बच्चों, पहली बॉल तो चली थी लेकिन दूसरी बॉल नहीं चली थी। t इक्वल टू टी नॉट पे दोनों ही बॉल चल रही हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये इस इनिशियल इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। तो अगर इतना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो बस यही चीज है कि गैप अगर 15 मीटर को कांस्टेंट रहना है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 एट टी इक्वल टू टी नॉट, ये उसका इनिशियल इंस्टेंट है, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 एट टी इक्वल टू टी नॉट, ये दोनों बच्चों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर है तो सिंपल सी बात है, अब मैंने क्या कर दिया कि जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन है, उसको मैंने बॉल 1 पे लगाया, और मैंने बोला कि t इक्वल टू टी नॉट इंस्टेंट पे जो उसकी पोजीशन है वो 15 मीटर होगी ना। ठीक है, ठीक है, 15 मीटर होगी, एक्सेलरेशन माइनस जी हो गया, और v इक्वल टू यू वन डैश हो गया। ठीक है, तो अब यहां से बस मैं u इक्वल टू यू वन करके इसके अंदर मैंने पुट कर दिया, और फाइनली मुझे यहाँ से u1 स्क्वायर की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, u2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, एंड t नॉट की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि भैया आपने तो जो ये इनिशियल इंस्टेंट है आप बात कर रहे हो, इस पे
ठीक है, आपने इसको इनिशियल इंस्टेंट मान लिया, लेकिन भैया ये बताओ, जो गैप कांस्टेंट दिया हुआ था वो तो 15 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद से गैप कांस्टेंट था ना। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम में तो यही दे रखा था, ठीक है। लेकिन बच्चों को ध्यान से समझो कि अगर दोनों बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। अब अगर t इक्वल टू टी नॉट इंस्टेंट पे, अगर मैं t इक्वल टू टी नॉट इंस्टेंट पे इस गैप की बात हो रही है कि भैया आपने इसको 15 मीटर कैसे बोल दिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये तो 15 मीटर है, ठीक है, लेकिन अब ये इनिशियल इंस्टेंट पे अगर आप ठीक है, माना कि अब जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर तो गैप आपको 15 मीटर मिल रखा है, ठीक है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये 15 मीटर जो गैप है आपने भैया t इक्वल टू टी नॉट पे कैसे मान लिया, ठीक है। ये डाउट हो सकता है बच्चों को। तो बच्चों आप ये समझिए कि अगर अगर इस गैप को कांस्टेंट रहना है, ठीक है, तो ये तब से कांस्टेंट रहेंगे जब से इनिशियली जो दोनों दोनों जो बॉल्स हैं जब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर गए होंगे ना, उस इंस्टेंट से इसको वेलोसिटी को कांस्टेंट रहना, वेलोसिटी को सेम रहना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो। समझ रहे हैं ना। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इनिशियल इंस्टेंट ये है, यहाँ पर भी इस गैप को 15 मीटर रहना पड़ेगा, तभी ये आगे भी 15 मीटर रहेगा, ठीक है। आई होप ये प्रॉब्लम प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अगर सिंपल सी बात समझे, इस प्रॉब्लम को मैंने इतना समझाया है तो आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है, भाई इसको आप ऑब्जेक्टिव वे में लें, जिसको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई इनिशियल इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो दोनों की सेम रहेगी, तो सिंपल सी सिर्फ एक ये इक्वेशन लिखनी है एंड दैट्स इट। इतने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। So that's all for today. Thank you very much for watching this video. I hope you liked it. Please follow this channel and our Telegram channel too, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे questions discuss करेंगे और further अपनी updates भी देते रहेंगे, ठीक है। So I am going to provide the links of all these channels, my email ID and everything else, all the information in the description box. Please go through that description.